हमारा डाइट भी जो है बहुत सारे बीमारी का कारण हो सकता है। एक सिंपल चीज बोलता हूँ, हम हमेशा सब लोग गलती करते हैं। सब फ्रेंड्स जाते हैं चाय के ठेले के ऊपर, एक ठंडा पानी का बोतल लेना, ठंडा पानी पीते हैं, उसके बाद गरम गरम अदरक वाली चाय पीते हैं। ग्रंथ में इसको विरुद्ध बोला है, शीतोष्ण क्रम सेवना। तो वैद्य नाम लगा के, प्रीफिक्स लगा के डॉक्टर के बजाय मैंने चालू किया था। लोग रुक के देखते थे कि ये क्या है, वैद्य क्या है। हमेशा जो है मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं कि पापा आप अभी क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप तो डॉक्टर हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग को जो है ये कुछ धूल नहीं चढ़ी है। ये हर साल जो है जानने का एक तरीका होता है कि 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप पेपर प्रेजेंट करो अलग विषय के ऊपर। और शी वॉज पेशेंट ऑफ इंसोम्निया फ्रॉम ईयर्स टुगेदर प्रॉब्लम। उनका हमने शिरोधारा किया, तो शिरोधारा करते समय ही वो सो गई। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। नमस्कार। अहमदनगर, जिसे आजकल अहिल्यानगर के नाम से जाना जाता है, इस शहर में 1917 में आयुर्वेद के क्षेत्र में पहला आयुर्वेद महाविद्यालय जिन्होंने शुरू किया, वैद्य पंचानन कैलाशवासी गंगाधर शास्त्री गुणे, एक बहुत बड़ा नाम है जिसकी अहमदनगर शहर को एक पहचान मिली है कि आयुर्वेद का इनिशियल, जिसे हम 0 माइलस्टोन कह सकते हैं, ये अहमदनगर शहर में पूरे भारतवर्ष में यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अहमदनगर का जो ये महत्वपूर्ण कॉलेज है, महाविद्यालय है, गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय, ये महाविद्यालय में से बहुत वैद्यों ने आयुर्वेद सीख के आज व्यवहार में उस आयुर्वेद का उपयोग वो सब स्नातक कर रहे हैं। उनमें से नगर शहर में यहाँ पे प्रसिद्ध जो चिकित्सक है, बहुत सालों से यहाँ पे चिकित्सा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं समाज के लिए, वो वैद्य कोरटिकर जी हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है। सर नमस्कार। प्रणाम। सर जी का जो बायोडेटा है, जो उनकी पहचान है, वो बहुत बड़ी है। वो मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे सवालों के माध्यम से ही सब तक पहुँचनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। हमारी भाषा वैसे तो मातृभाषा है, मराठी है, किंतु सर जी का ऐसा कहना है कि जो आज विषय हमने यहाँ पे चुना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मतलब भारतवर्ष में सभी विद्यार्थी, सभी युवा पीढ़ी के जो हमारे सब भारतीय युवा है, उन तक ये विषय पहुंचना चाहिए। इसलिए हमने जानबूझ के हिंदी में ये मुलाकात यहाँ पे हमने तय की है। सर जी, आप 1989 में आयुर्वेदाचार्य पदवी लेके यहाँ से आपने प्रैक्टिस शुरू की, तो पहले से आपने ये तय किया था कि आयुर्वेद की ही चिकित्सा आप देंगे, या तो आपको कुछ घर में से आपको कुछ बैकग्राउंड था? मतलब आपके हिसाब से ये शुरुआत के लिए मुझे सबसे पहली बात जो है कि मैं वेटरनरी डॉक्टर होना चाहता था। मैं परभणी के विद्यापीठ में मेरिट लिस्ट में पहला था। अच्छा। मेरे पिताजी को बहुत दुख हो रहा था कि मेरा लड़का जानवरों का डॉक्टर हो रहा है, तो उसे मानव का डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा। तो इसलिए मुझे संगमनेर के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है सराफ सर, ओके, जिनका सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय है, हाँ, उनके पास लेके गए और वहाँ मेरा ब्रेन वॉशिंग हुआ। अच्छा। कि आप जानवरों के बजाय मानव के जो है आप वैद्य बनो। तो मैंने उनको एक ही सवाल पूछा था कि पूरे अहमदनगर जिले में आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने वाला एक वैद्य मुझे बताओ कि उनके पास जाके मैं देखूं क्या आयुर्वेद प्रैक्टिस चलता है। लेकिन वो तो चुप बैठे, कोई वैद्य था नहीं। इसलिए जो है कि उन्होंने मुझे एक दूसरा ऑप्शन दिया कि आप ऐसे बनो कि आपको देख के लड़कों को लगे कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस हमने करनी चाहिए, ये प्रैक्टिस चल सकती है। और ये हम आज देख रहे हैं कि सर जी को देख के यहाँ जो वैद्य कोरटिकर जी का प्रैक्टिस का जो साइट है नगर में, जहाँ उनका क्लिनिक है, वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी अब तक सीख कर अपने अपने क्लिनिक्स खोल चुके हैं। और ये जो आपने बोला, ये तो हमारे मतलब चर्चा में भी बहुत बार आता है विद्यार्थियों में
कि कोरटिकर सर के साथ हमने बहुत सारा ज्ञान वहाँ से पाया है। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आयुर्वेद आपको चुनने में मतलब कुछ दिक्कत आई क्या? व्यवहार में आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करें, इसके पीछे क्या मतलब उद्देश्य था? सबसे पहला जब मैंने आयुर्वेदाचार्य इस कोर्स को एडमिशन लिया, तब मेरे अंकल जो है, जो यूएस में रहते हैं, वो मेरे पास आए थे। तो उन्होंने गोल सेटिंग मेरा करके लिया था। अच्छा। तब मुझे मालूम नहीं था कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल, और वो सेट कैसा करते हैं। फिर उन्होंने सब बताया, तो मेरा पूरा गोल सेटिंग करके लिया। एक कागज उनके पास रखा, एक मेरे पास रखा। तब मैंने उस टाइम लिखा था 1983 में कि आई विल अचीव गोल्ड मेडल इन 1989 इन फाइनल ईयर BMS, एंड आई विल स्टूड यूनिवर्सिटी फर्स्ट इन MD काय चिकित्सा। ये सब मैंने 1983 में लिखा। तब ये सीक्रेट बुक आई नहीं थी। उससे पहला का ये मेरा ये दास्ता है। और जिस कोर्स में आया हूँ वहाँ से सबसे उच्चतम मार्ग यहाँ से हासिल करके जाना है। तो हमेशा मेरे मन में जो है कि आयुर्वेद के प्रति जो एक उत्सुकता जो है वो जागती रही। अलग अलग जो प्राध्यापक हमारे कॉलेज में थे, उनके बदौलत जो है कि ये जिज्ञासा और ज़्यादा जागृत होने लगी। और हमारे आदरणीय पवार सर जी जो है, उन्होंने हमें वाग्भट का सूत्र स्थान जो है वो कंठस्थ करने के लिए जो है लगाया था। आज भी मेरे पास जो भी लड़के आते हैं, उनको सबको मैं ये कंपलसरी करता हूँ कि 5 लोग नए कंठस्थ करके अंदर आना, तभी अंदर आने तो नहीं आना। अच्छा। तो बहुत सारे लड़कों का मैंने सूत्रस्थान जो है कंठस्थ करके लिया है। तो आज वो अच्छे मुकाम पे है। और आयुर्वेद ये जो क्षेत्र है, जब मैंने प्रवेश लिया था तब ये बहुत ही उपेक्षित था, दुर्लक्षित था। सब लोग जो है एलोपैथी की ओर ही जाते थे। जब मैंने 1993 में प्रैक्टिस चालू किया, चौपटी का रंजक किया, तो वैद्य नाम लगा के, प्रीफिक्स लगा के, डॉक्टर के बजाय मैंने चालू किया था। लोग रुक के देखते थे कि ये क्या है, वैद्य क्या है। डॉक्टर और वैद्य का मतलब उसमें कुछ फर्क है, ये भी मालूम नहीं था तब तक। तो उस टाइम जो है कि ये सब चालू हुआ। और कॉलेज के ज़माने में बहुत सारे सिद्धस्थ वैद्यों के पास सीखने का मौका मिला, उनसे रूबरू होने का मौका मिला, उनसे अलग अलग प्रकार की जो उनकी प्रैक्टिस की शैली है वो जानने को मिली। इसलिए हमारा कुछ खुद का कुछ अलग चीज़ जो है हम बना सकें। सो ये सब आपने जब से प्रैक्टिस शुरू किया तब से अब तक आपकी अनुभव भी आपका बहुत बड़ा है। आपकी बहुत सारी किताबें भी आपने अब तक लिखी है। शार्प सुवेद उसमें है, वनस्पति लागवड़ के बारे में है, बीज शुद्धि के बारे में है, बहुत सारी किताबें हैं। हाँ। वो बायोडेटा यहाँ पे दर्शकों के लिए हम साइड में लगा देंगे कि आपकी किताबों की नाम सबको मालूम होने चाहिए इस हिसाब से। लेकिन ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के अलावा अन्य विषयों पर भी आपने मुसाफिरी की है। हाँ। तो वो कौन कौन से विषय है जिनको आपने स्पर्श किया है प्रैक्टिस के दौरान? सबसे पहला जो है कि हमने वनौषधि जो है आयुर्वेद के लिए बहुत आवश्यक है ये चीज़। तो ये वनौषधि जो है इनकी उपज कैसे की जाए, अच्छा। इसके बारे में बहुत सारा जो है कि संशोधन किया। अलग अलग जो है कृषि महाविद्यालय में जाके वहाँ से जो है ज्ञान लिया। और ये सब चीज़ें जो है ये हमारे उद्धव ठाकरे जी को मालूम हुई। अच्छा। तो उन्होंने गोरेगांव में एक बड़ा ऐसा कार्यक्रम लिया था आयुर्वेद के लिए। तो वहाँ मेरा बीज भाषण रखा। अच्छा। वनौषधि की जो कृषि है एक सुवर्ण संधि है, इसके बारे में आप बोलो। 2 घंटा उन्होंने मुझे दिया था। मेरे सामने सर बैठे थे और 2 घंटा मैंने भाषण वगैरह दिया। उसके बाद जो है बहुत ताली पीटी, लोगों ने, लोग चले गए। लेकिन सर ने बोला कि भाई ये तो हवा में उड़ गया, तो ये सब लिखो। अच्छा। तो ये मेरा बुक आया, वनौषधि लागवड़ एक सुवर्ण संधि। तो आज भी मैं बहुत सारे किसानों को जो है ये मुफ्त में देता हूँ, भाई ये पढ़ो, कुछ तो भी ऐसा करो। तो ये वनौषधि लागवड़ ये चीज़ जो है ये हमने सिर्फ बातें नहीं बनाई, हमने उसकी कंपनी भी खोली। अच्छा। पूना में मेरी कंपनी थी और ये भरतनाट्य मंदिर के बाजू में मेरा ऑफिस था।
लेकिन जो अनुभव हमारे हाथ आए वो बहुत ही कटु थे, इसलिए वो बंद बंद। कर दी। उसके बाद जो है कि मेरे मन में एक ऐसा एक इच्छा रहती है कि क्या सिर्फ आप आयुर्वेद के क्षेत्र में ही मेधावी हो, हम्म, बाकी क्षेत्र में आपका दिमाग कितना दौड़ता है। सही। इसलिए मैंने कार्बन क्रेडिट ये क्षेत्र में काम करने का सोचा। कार्बन क्रेडिट या, मतलब? ये कार्बन क्रेडिट ऐसी संकल्पना है, समझो आप टोयोटो है, हम्म, आप हर सालाना जो है 1 लाख कार बनाते हैं, हम्म, तो 1 लाख कार जो है ये एक साल में कितना पोल्यूशन पैदा करेगी उसका एक गुणोत्तर रहता है। अच्छा, तो उसके हिसाब से जो है आपने पेड़ लगाने चाहिए, ओके। ऐसा एक मानदंड बनाया गया यूनिट ट्रिपल सी द्वारा। तो इतने सारे पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है, या कहाँ लगाएंगे वो समस्या है, या और अलग अलग तरह झमेले रहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जब मुझे मालूम हुए तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की खेती है, आम की खेती है, नारियल की खेती है, अमरूद की खेती है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर उनका जो हक है कार्बन डाइऑक्साइड लेने का वो मैं 7 बार के ऊपर लिख के लेता हूँ। अच्छा, और पेड़ आपके द्वार में ही रहे, उसके आम आप ही खाने वाले हैं, सिर्फ उसका कार्बन डाइऑक्साइड शोषने का हक है वो कोर्टिकर को दिया है, बस इतना ही। अच्छा। ऐसे हमने जो है महाराष्ट्र में 1 लाख फार्मर का जो है एक यूनियन बनाया। पुणे में मेरा ऑफिस था डेक्कन में, और ये सब चालू हुआ तब वर्ल्ड बैंक का साउथ ईस्ट एशिया का कार्बन क्रेडिट का चीफ मुझे मिलने के लिए पुणे आया। अच्छा, और उन्होंने बोला कि अब तक ये जो है कि ये तय नहीं हुआ है कि इसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। ओके। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, 2007। तो यदि वो मिल जाता तो एक कार्बन क्रेडिट का 1 CR इज इक्वल टू 37 यूरो, हम्म, और वो 21 साल मिलने वाली था। ये बहुत बड़ा जो है एक हादसा होने वाला था भारतवर्ष के लिए, लेकिन अब तक वो तय नहीं हुआ है, इसलिए बाद में हमने वो भी कंपनी हमने बंद कर छोड़ दी। दी। फिर दिमाग और तेज चलने लगा, और क्या करेंगे, तब हमने बायोडीजल जो है इसके में थोड़ा सा जो है ये चालू किया रिसर्च। फिर ऐसे कुछ मित्र मिले, फिर हमने भारतवर्ष का पहला जो है ये एक मशीन बनाया कि जो बायोडीजल जो है कंटिन्यूस प्रोडक्शन वो बनाता है। अच्छा, इधर वो बीज डालना है, उधर वो बायोडीजल प्राप्त करना है। पुणे में जो है भोसरी बायोडीजल मेरा फैक्ट्री था। ये करके मतलब ये पूरा ये सिद्ध हुआ था। सिद्ध हुआ था। और हमें जो है ये लालू प्रसाद यादव ने 3 बार बुलाया था। अच्छा, रेल को चाहिए था बायोडीजल का मशीन। ओके। तो हमारे कंपटीशन में लुर्गी नामक एक कंपनी था जर्मनी का, तो थोड़ा सा हमारा बोलचाल में थोड़ा आगे पीछे हुआ, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमें नहीं मिला। लेकिन 3 साल में हमने एक भी मशीन नहीं बेचा, सिर्फ पैसा ही पैसा खर्च हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कि हमने वो भी शटर डाउन कर दिया। फिर अंतिम तय हुआ जो हमारा शास्त्र है उसके लिए भी आप काम करो, और फिर उसमें भी अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमने संशोधन जो है चालू किया। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो रहा है, कर रहा हूँ। हमेशा जो है मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं कि पापा आप अभी क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप तो डॉक्टर हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग को जो है ये कुछ धूल नहीं चढ़ी है। ये हर साल जो है जानने का एक तरीका होता है कि 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप पेपर प्रेजेंट करो अलग विषय के ऊपर। तो अभी- हर साल जो है कि मैं 1-2 कॉन्फ्रेंसेस जो है इसमें जाता हूँ नेशनल इंटरनेशनल में, कि जहाँ एक अलग विषय के ऊपर जो है मैं मेरा पेपर प्रेजेंट करता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे जो पेपर आप प्रेजेंट करते हो या गए सालों में आपने किए हैं, उनमें से कुछ मतलब नाम क्या है, कौन से टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन किया एकदम है? सिंपल भाषा में बोला तो काला प्रदूषण, अच्छा, ये एक विषय हमने लिया था। टाइम इज बीइंग पोल्यूटेड। टाइम इज पोल्यूटेड, टाइम इज बीइंग पोल्यूटेड। ओके। तो ये सबसे पहला मेरा एक रिसर्च पेपर था। मैंने नेपाल का एक कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वहाँ मैंने प्रेजेंट किया था। भूमि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, अन्न प्रदूषण है, लेकिन काला प्रदूषण इसके बारे में जो है किसी को मालूम नहीं, जो चरक संहिता में लिखा है। अच्छा, विमान स्थान में जनपद उद्योगसिनी अध्याय में ये विषय का जिक्र हुआ है, तो सबके लोगों को मालूम हो जाए। आयुर्वेद के मतलब चरक संहिता के बेसिस पे आपने काल प्रदूषण का जो है वो सबके सामने रखा। एक विषय रखा, तो उस टाइप उसके ऊपर बहुत हलचल हुई थी। एक जगह जो है हमने वृद्धान्य के ऊपर जो है हमने पेपर प्रेजेंट किया था कि आजकल जो है कि बहुत सारे आयुर्वेद महाविद्यालय के स्नातक दूध और फल मिला के जो पदार्थ बनता है मिल्क शेक, ये वृद्धान्न है, इतना ही जानते हैं।
चरक संहिता में 18 प्रकार के जो है विरुद्ध बोले गए हैं। तो ये आज के जमाने में कौन से विरुद्ध है? जो कुछ भी आज आज चल रहा नया है। डाइट जो सामने आया है हाँ। उसमें से क्या क्या विरुद्ध है वो भी आपने रखा वो है। जो है वो हमने सबके सामने रखा। तब वो चर्चा का विषय हुआ कि हमारा डाइट भी जो है बहुत सारे बीमारी का कारण हो सकता है। एक सिंपल चीज बोलता हूँ, हम हमेशा सब लोग गलती करते हैं। सब फ्रेंड्स जाते हैं चाय के ठेले के ऊपर, एक ठंडा पानी का बोतल लेता, ठंडा पानी पीते हैं, उसके बाद गरम गरम अदरक वाली चाय पीते हैं। ग्रंथ में इसको विरुद्ध बोला है, शीतोष्ण क्रम सेवना। गरम चाय के पहले ठंडा पानी पीना, ये विरुद्ध। उपक्रम विरुद्ध है। तो ये जो चीज है ये सब लोगों को मालूम यदि हो जाए तो बहुत सारे बीमारी जो है भारतवर्ष से हट सकती है। तो ये सबके सामने हमने बोलना चाहिए। एक जगह मैंने शिरोधारा के ऊपर जो है मैंने पेपर प्रेजेंट किया था, और प्राइमरी हाइपरटेंशन के ऊपर शिरोधारा बहुत ही कारगर साबित होती है। अच्छा। फिर उसके ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स लगाए थे। भाई धारा कितने ऊपर से जाए इससे फर्क आता है क्या? धारा कितनी उसकी व्यास हो इसके ऊपर कोई बदल होता है क्या? धारा का द्रव्य है, जैसा दूध है, पानी है, तेल है, वो घी बदला है, जाए, उसका विस्कोसिटी चेंज होने के कारण कुछ होता है क्या? अच्छा। एक जगह धारा होने से क्या होता है, धारा घूमती रहने से क्या? ऐसे अलग अलग पैरामीटर हमने ये जो शिरोधारा है ये बहुत लोगों को पिक्चर देख के मालूम रहती है कि यहाँ पे कोई तो भी तेल की धारा डालते हैं, उसे शिरोधारा कहते। बहुत लोग आते हैं पेशेंट करके कि हमें वो करवाना है, लेकिन उसके बारे में इतना रिसर्च है, ये भी लोगों के सामने आपके वजह से वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ये टॉपिक चर्चा में आया था। उससे प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि एक जापानीज साइंटिस्ट मेरे पास आई नगर में मिलने के लिए। उसको शिरोधारा करना था। आई वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस। और शी वाज पेशेंट ऑफ इंसोम्निया फ्रॉम इयर्स टुगेदर। प्रॉब्लम, उनको हमने शिरोधारा किया तो शिरोधारा करते समय ही वो सो गई। तो फिर जब हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, जब हमारा ओपीडी खत्म हुआ तो अभी घर पे जाना है तो उसको उठाना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको उठाया। तब उसने बोला कि भाई आई वांट दिस। वो पॉट वगैरह सब लेके गई। शी इज़ फ्रॉम कावासाकी। ओके। और उन्होंने इसके ऊपर आगे जाके बहुत बड़ा रिसर्च किया जापान में, अच्छा। शिरोधारा के ऊपर। तो ये सब आपके जो सिक्वेंशियली आपने टॉपिक्स बोले हैं, बहुत ज़्यादा कैनवास है आपका रिसर्च के पेपर्स का। अलग अलग प्रकार जो है। अभी जो एक अभी बीच में हमने किया था प्रयास, वो है गंध चिकित्सा का। अच्छा। सुगंध शीतल उद्यानाम गंधान उपसेवनम, इतना ही एक श्लोक आयुर्वेद में आता है पित्त उपक्रम के यहाँ। अच्छा। वाग्भट में कि जो व्यक्ति पित्त से पीड़ित है उसने सुगंध शीतल रुद्ध गंध का सेवन करना चाहिए, इससे पित्त शांत होता है। मतलब जो फ्रेग्रेंसेस है, अलग अलग किस्म के जो सुगंध आते हैं, उनका उपयोग चिकित्सा में करवाना है। हाँ जी। तो फिर उसके ऊपर हमने जो है बड़ा रिसर्च किया। फिर उसके ऊपर जो है हमने कुछ पेपर प्रेजेंट किए। हाइपरटेंशन के ऊपर जो है ये गंध चिकित्सा का कैसा असर होता है, ये हमने सब प्रयोग सिद्ध करके जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है उसका पेपर डाला। तो मेरे हिसाब से ये खाली मतलब दर्शकों में जो वैद्य है, जो नए आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सारे टॉपिक्स है कि जिनके ऊपर चिंतन किया जा सकता है और व्यवहार में उनको लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी जस्ट मैं सिंगापुर से आया हूँ, और सिंगापुर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने पेपर प्रेजेंट किया कि आजकल के जो युवा है वो रात को जल्दी सोते नहीं हैं। रात उनका लंबा हो गया है। भाई व्हाट्सएप के कारण है, फेसबुक के कारण है, नेटफ्लिक्स के कारण है, पार्टी के कारण है, कारण अलग अलग है, लेकिन 2-3 बजे से पहले सोते नहीं हैं। तो एग्जैक्टली इसका परिणाम जो है कि कहाँ होता है, कितना गंभीर है। अच्छा। तो 30 लाख बच्चों के ऊपर हमने ये रिसर्च किया, कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट का मेल जोल करके ऐसा। तो हर एक को जो घड़ी पहनने के लिए दिया, और घड़ी पहनने के बाद जो है उसका अंकन किया कि इतना उसका नींद कैसा हुआ है। ओके। फिर पता लगा कि ये 2 घंटा सोया है, 3 घंटा सोया है, 4 ही घंटा सोया है। ओके। और एक 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद इसका सबका जो है इवेल्यूएशन किया। ओके। तो इन 30 लाख लोगों का हमने सीमेन काउंट किया। ओके। जो लड़के थे, पुरुष थे 30 लाख, तो उनका हमने सीमेन काउंट किया। उस सीमेन एनालिसिस में पता लगा कि बहुत सारे लोगों के शुक्राणुओं की संख्या कम हो गई है, उनकी मोटिलिटी कम हो गई है, उसमें स्पर्म एंटीबॉडीज बन गए हैं। अच्छा। तो ये आयुर्वेद में तो ऐसा नहीं लिखा है,
निद्रायत्तम सुखम दुःखम पुष्टिकारश बलाबलम वृषता क्लीबता। क्लीबता शब्द है, यहाँ वंध्यता दिख रहा है। अच्छा। तो फिर ट्रीटमेंट क्या करना है? फिर हमने उसके ऊपर ही अध्ययन किया कि दवाई देने की जरूरत है क्या, लेकिन दवाई की जरूरत नहीं लगी। सिर्फ उनको अच्छी नींद लेने के लिए 3 महीना बोला, तो नींद वापस ही- जैसे कि वैसा उनका स्पर्म काउंट अच्छा हो गया। हमें नींद ही उनके लिए ट्रीटमेंट था, चिकित्सा था। तो इसलिए वैद्यों को हमने एक सूचना अभी दी है वहाँ से कि भाई इफ अ पेशेंट कम्स टू यू ऑफ लो स्पर्म काउंट और लो मोटिलिटी, आस्क हिम टू गो फॉर स्लीप फॉर 8 आवर्स। अच्छा नींद मिले तो भी रिजल्ट आता है। अभी इन सारे विषयों में से मतलब ये सब जो विषय हमने अभी चर्चा के लिए लिए हैं, ये सिर्फ सर का इंट्रोडक्शन आपको हो कि क्या कैनवास पे सर काम कर रहे हैं इसलिए लिए थे। तो इसके आगे जो आज का मुख्य विषय है, जो अभी का लास्ट का आपने टॉपिक अभी बोला नींद के बारे में, ये रिलेट करता है हमारे मुख्य टॉपिक से। और मुख्य टॉपिक है आप हमारा यहाँ का चर्चा का, वो है बीज शुद्धि। तो इतना सारा आपने प्रैक्टिस किया, इतने सारे रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए, लेकिन फिलहाल गए कुछ दिनों से, कुछ सालों से आप एक ही मुद्दे पे ज़्यादा आप वहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, वो है बीज शुद्धि। और उसके बारे में आपकी मंशा भी बहुत बड़ी है। उसके बारे में आप जो काम कर रहे हो वो ज़्यादा जगह पर जाना चाहिए, ज़्यादा लोग वो सुनने चाहिए। तो जैसे वैद्य है, जैसे सामान्य लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उनके सामने ये विषय जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो ये बीज शुद्धि जो हमारा टॉपिक है, ये मतलब कैसे आपने चुना है, अभी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही बात। ऐसी है, पूरे विश्व में कम से कम 80 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको जन्मजात कुछ दोष रहते हैं, जिसे हम संतान दोष ऐसा उसका नाम बोल सकते हैं आयुर्वेद की भाषा में। ये 80 लाख लोग पूरे जगत में, पूरे जगत में, ये एक साल में, हर साल। और यूएस का डाटा यदि हमने देखा तो हर 33 बच्चों में, 33 बच्चों में से एक बच्चा जो है ये व्यंग लेके पैदा होता है। हर 33 बच्चों में से एक बच्चा व्यंग वाला रहता है यूएस में। भारत में ऐसा डाटा जो है हमें इतना अभी अच्छा तक डाटा मालूम नहीं मिला। हुआ है, क्योंकि ऐसा व्यंग वाले बच्चों को काउंटिंग इतना होता नहीं, क्योंकि बहुत सारी डिलीवरी हमारी घर पे ही होती है, इसलिए जानकारी नहीं रखते। लेकिन फिर भी जो है कि जो कुछ डाटा हमारे पास है उससे हमें मालूम हुआ है कि भारत में ही ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो व्यंग है ये इतने गंभीर होते हैं कि कुछ शारीरिक होते हैं, जैसे हाथ आया ही नहीं है, उंगली उत्पन्न हुई नहीं है, खंडोष्ठ या छेद रहता है, या उसको जन्मजात मोतियाबिंद है, या मतिमंद है, ऑटिस्टिक है, या उसको गुणसूत्र में दोष है, उसको सिकल सेल एनीमिया है, बराबर है। इसका जो है सर बहुत बड़ा है, इसका सर बहुत छोटा हो गया है, ये मॉन्स्टर बेबी है, या इसमें जो है कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उसमें है, इसका जो है जीआई ट्रैक में प्रॉब्लम है, इसके हृदय में छेद है। बहुत सारे बच्चे आजकल पैदा होते हैं इसमें दिल में सुराग होता है। बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं, हमारे अहमदनगर सिटी में यदि आपने देखा तो हर साल जो है डॉक्टर शरद दीक्षित यूएस से आते हैं प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए। अभी वो नहीं है, उनके शिष्य आते हैं हमारे सिविल अस्पताल में जो है वो काम करते हैं। हर साल कम से कम 300 बच्चों के जो ओठ है उसका प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। क्लेफ्ट पैलेट का सर्जरी करा, क्योंकि वो बहुत लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, इनका सर्जरी करना केवल अशक्य है, संभव नहीं है, उनको मदद करने के लिए आते हैं। तो मेरा साइंटिस्ट बन जागरूक क्या हुआ कि हर साल 300 बच्चा यदि सर्जरी हो रहा है तो कम से कम 1000 बच्चा ऐसा रहेगा अहमदनगर शहर में कि जिसके पास ये प्रॉब्लम है। तो ये एक विषय के बारे में। दूसरा जो अभी एक ऐसा ही हमने देखा, नगर शहर में जो है हमारे, समझो रोज 10 प्रेगनेंसी होती है, बच्चे जन्म लेते हैं, डिलीवरी होती है, 10 में से कम 5 बच्चे जो है ये न्यूनेटल आईसीयू में चले जाते हैं। हर रोज के 10 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें से 5 आईसीयू में उनको भर्ती करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनका वजन बहुत ही कम था। मतलब 700-800 ग्राम का बच्चा, जिसे IUGR हम बोलते हैं, कि हमारे यहाँ नागोद और लीनगर गोविष्टक ऐसा बोला गया है। तो इतना छोटा बच्चा पैदा कैसे हुआ, ये पहला प्रश्न। फिर ये जो बच्चा पैदा होता है वो 2 महीना 3 महीना तक वहाँ रुकता है, फिर हर
1 साल 2 साल तक डॉक्टर का चक्कर लगाता है, इसमें माँ बाप का इतना पैसा चला जाता है, तो अगला बच्चा रखने का वो सोचते भी नहीं है, इसमें पैसा सब बर्बाद हो गया, बस हो गया अभी। तो प्रश्न ऐसा है कि ये जो लड़की वहाँ उसका डिलीवरी हुआ, वो कोई मेड़घाट की नहीं थी, वो आदिवासी लड़की नहीं थी, वो चूहा मार के खाती है भोजन। अच्छे घर की लड़की, उसकी माँ BMW में उसका डब्बा लेके आती है। यदि माँ BMW में डब्बा लेके आती मतलब वो अच्छे घर की लड़की है, फिर बच्चा 700 ग्राम का कैसा हुआ? मतलब खाने पीने वाले घर के होकर भी बच्चों में जो दिक्कत है, जो दोष आते हैं, वो आपके लिए मतलब पिन पॉइंट हुआ आपके ज़्यादा लिए। भी नहीं। तो इसका जो रिसर्च हुआ, बेसिक रिसर्च, वो डेनमार्क में हुआ था। अन्न नहीं मिल रहा था, लाखों लोग मर गए, फिर भी वहाँ लोग जिंदा रहे। उसमें भी शादियाँ हुई, बच्चे भी हुए। तो जो बच्चे पैदा हुए थे बहुत ही एकदम वीक थे, दुबले थे, तो सरकार उनके पीछे रही। इनका आगे क्या होता है? अच्छा। 50 साल वो रिसर्च चला। 50 साल के बाद वो उन्होंने विश्व के सामने वो सम्मुख रखा कि ये जो बच्चे थे, जो बहुत ही लो वेट थे, लो बर्थ वेट उनका था, उनको आगे जाके डायबिटीज हुआ, हाइपरलिपिडीमिया हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुआ, हाइपरटेंशन के बली हो गए, स्थूल हो गए, मतलब एनसीडी के जो है बलि चढ़ गए। तो आज यदि हम देख रहे हैं, भारतवर्ष डायबिटीज का राजधानी हुआ है। तो ऐसे कैसे बन गया भारत अचानक? अचानक ही भी ना है। लास्ट 30 ईयर्स जो है हमारे यहाँ जो बच्चों की पैदावार हो रही है वो लो बर्थ वेट की है। अच्छा। तो वो जो बच्चे आगे बड़े होने वाले हैं उनको ये होने वाला है। डेनमार्क का जो स्टडी आपने देखा, तो उसका हम रिलेशन यहाँ पे यहाँ भारत में लगा हाँ, सकते हैं कि अगर ये लो बर्थ वेट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस हिसाब से आपने बीज शुद्धि का ये विचार। विषय जो है हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को प्रति हमने जागरूक करने का कोशिश किया। और हमारे एक गुरुस्थान है स्वामी सवितानंद, तो उन्होंने जो है कि एक बार उनके अमृतवाणी में बोला था ऐसे ही, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो टाइट जीन्स पहनती है। ये टाइट जीन्स पहनने के कारण जो है कि शुक्र जंतु की संख्या कम हो जाती है। इसका प्रमाण दो। अच्छा। कहाँ लिखा है, कहाँ रिसर्च हुआ है? बोले आप वैद्य है, आप ढूंढो। हमने तो बोल दिया कि जो आजकल के युवा जो है वो टाइट अंडरवेयर्स पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, मतलब एक 6 जीन आपके पास हो तो आप BA BCom B हो जाते निकल जाता है। ज़्यादा कोई कपड़ा लेने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन ये टाइट जीन्स पहनने के कारण जो है आपके टेस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आता है। टेस्टिस जो वो बाहर क्यों रखे हैं शरीर के? क्योंकि टेम्परेचर उनको में। टेम्परेचर सहन नहीं होता, 37 ऑल्सो, इसलिए बाहर रखे हैं। और जब आप टाइट जीन्स पहनते हैं, टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, तो उसके कारण जो है वहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाता है और शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। मेरे पास डाटा है कि पूरे विश्व का डाटा है, गत 100 साल में पुरुषों का शुक्राणु का प्रमाण आधा हो गया है। अगर ये पहराव जो है, पोशाक, वो अगर इम्पैक्ट कर सकता है, तो भारतीय लोगों का जो विचार है, जो हमारी पद्धति है पहराव की, वो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जैसे कहते हैं कि वापस वो सब समय आने वाला है, अगर ये सब लोगों तक पहुंचा तो शायद पहले वाला पोशाक वापस से बिल्कुल। लोग लेके आ सकते हैं। मैं तो कंपलसरी करता हूँ, जिनको माँ बाप होना है उस पिताजी ने जो है 3 माह टाइट जीन्स पहनना छोड़ना है, टाइट अंडर पहनना छोड़ना है, दादा कौन के जैसी चड्डी पहनो। ये चीज जो है कि बोलने की जरूरत होती है। अब मैं पेपर दिखाता हूँ, मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द पेपर। क्योंकि क्या है कि आज सब लोग ज़्यादा पढ़े हैं, उच्च शिक्षित है, डबल ट्रिपल ग्रेजुएट है, विदेश जाके आए हैं, तो आपको सबको पुरावा चाहिए। मैं बोलता हूँ इसलिए मान्य नहीं करेंगे। इसके बारे में आयुर्वेद में डायरेक्टली क्या मतलब उल्लेख आपको मिला है बीज शुद्धि के बारे में? हमारे यहाँ जो है चरक संहिता में जब मैंने ये सब ढूंढना चालू किया, तो सबसे पहला जो मैंने जो संतान दोष मैंने शब्द जो इस्तेमाल किया, तो विरुद्धान्न जो है इसका जो परिणाम होता है, उसके जो अलग अलग बीमारी को जो यादी दिया है, तो अंतिम शब्द जो आता है संतान दोषस्य तथैव मृत्यु। स्वच्छ रूप से लिखा है चरक संहिता में कि संतान दोष उत्पन्न होते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से विरुद्धाहार करता है तो आगे जाके उसको उत्पन्न होने वाले बच्चों में दोष पैदा होगी। तो फिर
ये सब बातें जो है, फिर ये ये जो है कुड्डी का गर्भाव क्रांति, महती गर्भाव क्रांति, इस अध्याय में वापस वो चर्चा उधर वापस हो गई है। तो शंका ऐसी उत्पन्न हुई। हमारा अग्निवेश जो है बहुत ही मेधावी था स्टूडेंट। उसने बोला, सर जी बोले क्वेश्चन है, माँ जी अच्छी है, पिताजी अच्छे हैं, दोनों सशक्त है, अव्यंग है, लेकिन उनको जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंधे होते हैं, लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, कुब्ज होते हैं, ऐसा क्यों? दर्शकों के लिए बोल दे कि अग्निवेश जो है वो विद्यार्थी है चरक आचार्य जी के, मतलब चरक संहिता का जो संवाद है वो आपके लिए सर जरा आसान करके बोल रहे हैं। अग्निवेश जो है पुनरसु आचार्य को प्रश्न पूछता है कि सर जी मुझे बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये चरक काल में भी था। उसके रीजंस थोड़े बहुत अलग रहेंगे, अलग लेकिन रहे तो जो आज प्रॉब्लम है वो था। आज जो है उसके हेतु जो संग्रह जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। हेतु संग्रह बहुत ज्यादा हो गया। फिर हमने सब हेतु संग्रह ढूंढना जो है चालू किया, कैसा होता है, क्यों होता है। मतलब जैसे टाइट जीन्स का पोशाक का आपने एक हेतु बोला, उस हिसाब से अलग अलग हेतु शायद आपने पिछली बार बोलते समय हमें बोला था कि कुछ आहार के विषय है, कुछ कॉस्मेटिक्स के बारे में भी आपने बोला था। तो इनके बारे में भी थोड़ा बोलिए। बिल्कुल, एक कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। अभी देखो सबके हाथ में ये रहता है, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल हर 2 मिनट के बाद एक सिग्नल भेजता है, मालिक मैं यहाँ हूँ, ओके, मालिक मैं यहाँ हूँ। तो वो उपग्रह को जाता है, फिर आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है आपको ढूंढ लेते हैं, इधर सब इधर बैठे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यहाँ से जनरेट होती है, तो 99.99% जो आजकल के युवा है वो राइट जेब में जो है वो मोबाइल रखते हैं पैंट के, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो जाके आपके टेस्टिस के ऊपर जाके ठक धड़कती है, और वो वहाँ जाने के बाद जो है कि आपके जो शुक्राणु है उनकी तैरने की क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। मोटिलिटी जैसे कहते हैं। आपका जो शुक्राणु का संख्या है वो 100 बिलियन है, आपका स्पर्म काउंट इज 100 बिलियन। 100 बिलियन इज परफेक्टली नॉर्मल, लेकिन उसमें से जो है 99,99,000 जो है ये ऐसे बैठे हैं इमोटाइल। तो कैसा काम होगा बच्चे फ्रीक्वेंसी की वजह से। लेकिन वो जो युवा है उसको ये मालूम ही नहीं है कि इसके कारण मैं वंध्य हो रहा हूँ। मोबाइल कंपनियों जो है उन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया कि ऐसा नहीं है, हमारी सार वैल्यू बहुत कम है, ऐसा होता ही नहीं वगैरह वगैरह। जब ये सब सामने सब प्रमाण आ गया, अलग अलग देशों से जब रिपोर्ट आए, तब वो मानना पड़ा कि ये ऐसा होता है। फिर ये चीज़ जो है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन ये दिखता नहीं है लेकिन ये होता है। जैसा गुरुत्वाकर्षण है, दिखता नहीं लेकिन है, मैग्नेटिज्म है। तो ये सब चीज़ें जो है दिखती नहीं है लेकिन है, वैसा ये एक चीज़ अभी 2G 3G 4G 5G बढ़ रहा है अभी कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या बुरा असर हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा अभ्यास नहीं होता है। लेकिन जो मोबाइल रखने का जगह है यदि आपने बदल दिया तो भी आपका कम से कम तकलीफ होगी। तकलीफ हो सकती अलग से कोई बैग कैरी करे जिसमें वो आप रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला। बिल्कुल। ये मोबाइल की फ्रीक्वेंसी के साथ में अभी थोड़ा सा पोशाक के बारे में जैसे आपने बोला, वो मेल पेशेंट के लिए आपने बोला कि वहाँ पे स्पर्म पे उसका असर होता है, लेकिन फीमेल स्त्री पोशाक जो है उसके बारे में भी थोड़ा। अभी जो है कि आजकल की लड़कियां जो है कि उनका यदि आपने देखा 90% जो कॉलेज की युवतियां हैं उनका जो पैसा खर्च होता है वो कॉस्मेटिक के ऊपर ज़्यादा खर्च होता है। समझो पिता ने 10,000 रुपये भेजे तो 5,000 रुपये जो है वो कॉस्मेटिक के ऊपर खर्च करती है, क्योंकि उसे अच्छा दिखना है। जो वो लिपस्टिक लगाती है, जो कोई सौंदर्य बढ़ाने के लिए और क्या क्या मुझे नाम भी मालूम नहीं है। तो इंग्लैंड में ऐसा रिसर्च पब्लिश हुआ कि एवरेज इंग्लिश वुमन यूज 11 टाइप ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स डेली, और उसके कारण जो है उनमें वंध्यत्व हो रहा है। अच्छा, कैंसर का पैदाइश हो रहा है। तो ये अचंभित करने वाला है। एक तेहरान में रिसर्च हुआ कि उन्होंने लिपस्टिक के ऊपर रिसर्च किया था। बाजार से सब कंपनी के लिपस्टिक लाया और उन्होंने चेक किया इसमें क्या क्या बढ़ता है। तो बहुत सारी लिपस्टिक में लेड था, सीसा।
तो ये जो चीज़ है ये विषाक्त है, सही बात। ये घातक है। ये आपके ये जो है ये फर्टिलिटी जीन्स को खराब कर देने वाली है, आपके यकृत को खराब कर देने वाली है, आपके किडनी को खराब कर देने वाली है। और ये कब से लगाना चालू करते हैं? बचपन से। फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहला जो आपका गैदरिंग है तब भी मम्मी उसको लिपस्टिक लगाती है। क्या कर रहे हैं आप? अब मम्मा ही उसको यदि ये सब हाथ में दे रही है तो क्या करेंगे? और बहुत सारे ये ऐसे चीज़ें होती है कि हम खान पान की, आपने अभी बात बोली, तो सभी मेट्रो सिटीज़ में शाम के समय में जो फास्ट फूड जॉइंट्स रहते हैं, पूरा कॉलेज वहाँ भरा पड़ा रहता है। कॉलेज रोड। वो बर्गर, वो पिज्ज़ा, वो क्या फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वगैरह सब लेते हैं। लेकिन इनके कारण जो है कि आज वंध्यत्व हो रहा है, फर्टिलिटी आपकी हैम्पर हो रही है, ये किसी को मालूम नहीं है। मतलब ये सब खाने की चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो उसका शरीर पे जो असर होता है वो वंध्यत्व का एक कारण है। कारण होता है। सो पोशाक जैसे कॉस्मेटिक्स जैसे डाइट, ये सब चीज़ें कुल मिला के अगर इकट्ठा करता है कोई, मतलब पुरुष या स्त्री, तो उनको इनफर्टिलिटी होने ही वाली है। मतलब कैसा है कि हर एक में ऐसा होगा ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो कहने का मतलब है कि आप यदि अच्छे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपकी जो है वो खराब हो सकती है। पीढ़ी का मतलब वंध्यत्व नहीं आएगा, शायद गर्भधारणा रहेगी लेकिन वो सदोष पैदा होगी, उसमें संतान में दोष आएगा। अच्छा, अभी देखो आजकल कॉलेज कैंपस में आप गए तो लड़कों के साथ लड़कियां भी स्मोकिंग करती हुई पाई जाती है। अल्कोहल स्मोकिंग, अल्कोहल स्मोकिंग इज वेरी कॉमन थिंग। आजकल तो बायोडेटा में भी लिखते हैं शादी के लिए कि मतलब कभी कभार आदत है। तो ये जो चीज़ है स्मोकिंग, एक बार आपने स्मोक किया तो कम से कम 6 to 7,000 पॉइजनस केमिकल दे एंटर इन योर बॉडी। इनसे कैंसर होता है, ये सब पूरे जगत को मालूम है। लेकिन इसके कारण जो है आने वाली पीढ़ी बर्बाद होती है, इसकी रिसर्च अभी आ रहे हैं। एक शास्त्रज्ञ थी, उनको बच्चा पैदा हुआ तो दैट वाज ऑटिस्टिक। ओके। उनको बहुत बुरा लगा कि मैं अच्छी हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बच्चा हमें क्यों हुआ? डॉक्टर बोले ये भगवान का दिन, अभी हम छोड़ देते हैं। फिर 5 साल बाद उन्होंने सेकंड चांस लिया, दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक हुआ। फिर उन्होंने देखा यार अभी तो ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कैसे हुआ? रीजन कुछ तो भी उसमें मिलना फिर चाहिए। उसने जो है ढूंढते 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 चली गई तो उनको हाथ में लगी फाइल उसकी माँ की। ओके। जब ये माँ के पेट में थी तब माँ डॉक्टर के पास जाती थी, गायनेकोलॉजिस्ट के मतलब पास, तो उसकी फाइल वो जो साइंटिस्ट थी उनकी माँ। उनकी माँ, Okay. मतलब जो इसकी दादी। अच्छा। तो उसके ऊपर रेड पेन से लिखा था चेन स्मोकर। ओके। जो साइंटिस्ट थी उसके माँ के फाइल के ऊपर लिखा था चेन स्मोकर। ये लेडी ने बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी स्मोकिंग चालू रखा था। स्मोकिंग उसने कभी बंद नहीं किया। उसको कुछ असर नहीं हुआ, उसके बेटी को असर नहीं हुआ, लेकिन उसकी तीसरी पीढ़ी जो है वो ऑटिस्टिक हो गई। फिर उन्होंने रिसर्च चालू किया, भाई ऐसे कैसे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसको मालूम पड़ा कि तीसरी पीढ़ी वंध्य हो सकती है, मतलब उसको बच्चे नहीं होंगे। तो यदि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि उसको पुत्र नहीं हो रहे हैं, तो उल्टा जाके देखना पड़ेगा कि आपकी नानी दादी ये करती, स्मोकिंग करती है क्या। हम जो कुल वृत्तांत पूछते हैं, मतलब केस हिस्ट्री जब ली जाती है तो उसमें ये सब चीज़ें क्यों होती है, शायद अभी ज़्यादा मतलब वंध्यत्व के बारे में उसका ज़्यादा एम्फोसाइज हम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्मोकिंग करने वाले लोग रहते हैं उनके बच्चों में जो है क्लेफ्ट पैलेट होना बहुत आम रहता है। उनके दोनों पैर जो है ऐसे ऐसे रहते हैं, टेढ़े रहते हैं, बराबर है। तीसरी बात जो है उनके दिल में सुराग होता है, हो सकता है वो भी। VSD जो है प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसका एक रीज़न जो रहता है माँ या पिताजी चेन स्मोकर रहते हैं। तो उस स्मोकिंग का उनके फर्टिलिटी जीन के ऊपर जो है परिणाम होता है, और उसका एक जो कण रहता है, एक जिसको एक हृदय अवयव बनने वाला है, वो बीज खराब हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ चरक में जो लिखा है कि यस्य यस्य अवयवस्य बीजे बीज भागा उपतप्त भवति तस्य से अवयवस्य विकृति जायते नोपजायते चानुपतापा। मतलब कि एक विकृति के कारण, एक हेतु के कारण वो जो आपका अवयव है वो उत्पन्न करने वाला बीज जो है वो दूषित हो जाता है।
या उसका बीज भाग दूषित होता है या बीज भाग अवयव दूषित होता है। मतलब इनको पक्का पता था कि ये डीएनए के बारे में जानते थे, ये मतलब क्रोमोसोम के बारे में जानते थे, ये डीएनए के बारे में जानते थे, ये जीन्स के बारे में जानते थे। सिर्फ भाषा उनकी अलग थी, बस इतना ही है। मतलब यही जो जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है या जीन्स के बारे में जो स्टडी है आयुर्वेद का या भारतीय शास्त्रों का, वो इस हिसाब से था। तो उन्होंने एक बहुत ही सटीक एक चीज बोली, उसको बोला है तृणपुत्रिक। तृणपुत्रिक। तृणपुत्रिक, पुरुष जैसा लगने वाला स्त्री पैदा होता है या स्त्री जैसा दिखने वाला पुरुष पैदा होता है। तो ये जो स्त्री विशिष्ट भाग जो है वो खराब हो गया, बीज भाग अवयव वो खराब होने के कारण जो है तृणपुत्रिक ऐसा पैदा होता है। आजकल सब जगह जो है हमें दिखाई पड़ते हैं, लेडीज जैसे दिखते हैं पुरुष, लेकिन वो लेडीज नहीं है, वो पुरुष है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो चरक काल से है। मैं थोड़ा बीज भाग जो शब्द है वो दर्शकों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करने की मतलब आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ डाइट अगर आप गलत करते हैं, कॉस्मेटिक यूज करते हैं, पोशाक गलत करते हैं, हर चीज से आपके बीज में जो स्त्री बीज हो या पुरुष बीज हो उसमें कुछ ना कुछ मतलब विकृति आने वाली है। तो विकृति बीज भाग में आएगी ऐसा आपने कहा, तो ये बीज भाग कंसेप्ट थोड़ा एलाबोरेट करके बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो है कि जितना आप सखोल देखेंगे उतना आप जो है और डीप चले जाएंगे। जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स ऐसे दो भाग रहते हैं। ये गुणसूत्र जो रहते हैं हमारे, तो हर स्त्री और पुरुष में ये गुणसूत्र होते हैं और ये दो जोड़ों में रहते हैं, XY ऐसा जो रहता है। इनके कारण जो है मेल या फीमेल पैदा होते हैं, यहाँ तक तो सबको ये मालूम है। लेकिन एपिजेनेटिक ये क्या बात है, उसके आसपास की जो प्रकृति जो है, वातावरण जो है, उसका खान पान है, आहार विहार जो है, विचार है, यदि बदल गए तो रिजल्ट अलग आता है। रिजल्ट अलग आता है। समझो आपके पास एक स्टोरी है, एक भयपट की स्टोरी है, डरावनी कहानी है, और वो रामसे बंधु ने बनाई और एक स्पिलबर्ग ने बनाई, दोनों में अंतर होगा। हाँ सही बात, यही बात होती है। तो क्यों ऐसा होता है? तो हमारे शरीर में हम जब ये खाना खाते हैं, गलत खाना खाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, इसके कारण भी जो है हमारे ये फर्टिलिटी जीन से उसके ऊपर परिणाम होता है। हमारे सब जो ये क्रोमोसोम्स रहते हैं ये बड़ी लंबी चेन में रहते हैं ऐसे, और कॉइल्स रहती है, और वो एक हिस्टोन बोल के प्रोटीन रहता है, उसको ऐसा 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 बांध के रखते हैं। ओके। तो वहाँ सब भी में ऑन ऑफ ऐसा बोल के स्विच रहता है। तो यदि आपने अच्छा कुछ किया तो स्विच ऑन रहेगा, यदि आपने गलत किया तो स्विच ऑफ होगा, वो पक्का बांध के रहेगा। तो यदि आप रिलैक्स रहे, खुश रहे, आनंदी रहे, प्रसन्न रहे प्रेगनेंसी काल में, बिफोर प्रेगनेंसी, तो आपको बच्चा अच्छा होता है। अच्छा, यदि आपने ऐसा देखा, इसके ऊपर मैंने पेपर प्रेजेंट किया था एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कि जो माँ बिफोर कंसेप्शन उसको टॉर्चर होता है, हमारे यहाँ वो आम बात है, डॉरी के कारण टॉर्चर किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको भूखा रखा जाता है, फिर उसी काल में उसको बच्चा भी रह जाता है, लेकिन उसको खाना अच्छा नहीं मिलता है, बासी रोटी मिलता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, और रोती रहती है बेचारी, मतलब डिप्रेस्ड इन नेचर। तो ऐसे जो माँ रहती है, उनके जो होने वाले बच्चे हैं वो शैया मूत्र के पेशेंट बनते हैं। शैया मूत्र बोले तो बेड वेटिंग। बेड वेटिंग, रात में सुसु करते हैं, स्कूल में कभी हाथ ऊपर नहीं करते, माँ के पीछे पीछे हमेशा रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, मतलब ज्यादा बोलते नहीं है, इंट्रोवर्ट इन rigid नेचर, रहते थोड़े। इंट्रोवर्ट इन नेचर, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जो बात है, इससे इतना ही मालूम होता है कि यदि आपने बड़ों का सुना, इस टाइम में जो है अच्छा खान पान किया, खुश रहे, अच्छे पुस्तक पढ़े, अच्छे आपके विचार रखे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो और अच्छी पैदा हो सकती है। आप अभी तक जो बोल रहे हो उसमें से डाइट वाला जो आइटम है वो सब समझ में आने के लिए अच्छा है, मतलब इमीडिएट रिलेट होता है, लेकिन मेंटल लेवल पे आप बोल रहे हैं अभी
कि स्ट्रेस है या ज़्यादा उनको कुछ तकलीफ़ें दी गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब कि मन जो है उसके बारे में यहाँ पे कैसे सोचा जाए? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गर्भ की जो संज्ञा है, जो आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन अगर दिया जाए तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मेंटल लेवल पे वो कैसा असर कर रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो बोला गया है कि ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज, ये चारों का संयोग होकर गर्भ का निर्माण होता है। ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज। जैसे एक किसान जो रहता है वो बरसात के सीजन में जो है ये फसल बोता है, उससे पहले जो है उसका खेती का निर्माण पहला करके लेता है, अच्छा बीज सिलेक्ट करता है और उसको पूरा साल उसको पानी देता है, तब अच्छा फसल होता है। वैसे ही जो है कि हमारा ये मेटाफर उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो शरीर जो रहता है हमारा, तो गर्भाशय संबंधित अवयव स्त्री के अच्छे होने चाहिए, उसका पोषण अच्छा होना चाहिए, उसका बीज शुद्ध होना चाहिए और अच्छे काल में जो है वो गर्भधारणा होनी चाहिए। तो सबका सम्मेलन यदि हो गया तो उसको अच्छी तरह से गर्भ प्राप्ति होगी। अच्छा कालावधि जो है वो ऋतु हो गया। क्षेत्र बोले तो उनका शरीर और शरीर में से स्त्री विशिष्ट अवयव, ठीक है। अम्बु बोले तो उसका पोषण जो होने वाला है, जो खाना और पीना जो होने वाला है, और बीज तो है स्त्री बीज। तो इस हिसाब से सोचना चाहिए हर एक ने ये चारों चीज़ों के बारे में। बिल्कुल। अच्छा। तो बात ऐसी है कि आयुर्वेद में जो बोला गया है कि गर्भ निर्माण किससे होता है, उसके अलग अलग जो बोले गए हैं कि सत्वज है, सात्मज है, रसज है, मातृज है, पितृज है, आहारज है। तो ये षटभाव जो अलग अलग है, तो उसमें एक है सत्वज। तो ये सत्व जो आता है वो अच्छा होना चाहिए। तो हम इतना ही बोल सकते हैं आज की भाषा में कि आप जो तैयारी करते हैं माँ और पिताजी, वो एक अच्छा कपड़ा सिला के रखते हैं कि भाई हमने सब बना के रखा है, भाई और तुम आ जाओ। फिर जो कुछ आत्मा है कि वो देखता है कैसा है क्या है, फिर यहाँ में पूरा जो है मेरा सब काम अच्छा हो जाएगा, फिर वो वहाँ पैदा होता है। तो ये एक हमारी धारणा है और उसी हिसाब से जो है ये सब आज का चलता है। तो हम चाहते हैं कि भाई इस काल में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बर्ताव करें। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि माँ और पिताजी दोनों ने जो है कुछ अनुष्ठान हम करने के लिए लगाते हैं। अनुष्ठान कराते हैं, मतलब कुछ आप कौन से धर्म के उसके हिसाब से आप जो है आप जो है आप करो। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हिंदू धर्म का ही आपने जाप करना चाहिए, भाई ओम नमः शिवाय, ऐसी बात नहीं है। आप जो है कि अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छा कुछ पढ़ो, अच्छा कुछ करो, जिसके कारण जो है आपका मन जो है बहुत ही शांत, आनंदी, प्रसन्न रहे, एकाग्र रहे। बीच में हमें इजराइल के साइंटिस्ट मिले थे, तो हमने उनको पूछा कि आपके यहाँ ये गर्भ संस्कार कैसा करते हैं, गर्भ संस्कार ये टर्म आपके यहाँ है क्या? बोले ये गर्भ संस्कार ये टर्म हमारे पास नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास एक लेडी प्रेग्नेंट है उसे पता लगता है तो तुरंत वो जो है पियानो का क्लास लगाती है, वायलिन का क्लास लगाती है, वो आर्चरी का क्लास लगाती है, वो रोज सुडोकू ये जो है वो करती है, छोड़ती है। तो बोले ऐसा क्यों? तो पता लगा कि आज पूरे विश्व में जितने नोबेल लॉरिएट्स हैं उसमें से आधे से ज़्यादा जो है इजरायली। अच्छा। आपका बच्चा यदि आपको मेधावी चाहिए तो उसका एकाग्रता सबसे ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी। ये कब होगा? यदि माँ का कैपेसिटी अच्छा होगा तो यहाँ पे बीज शुद्धि और गर्भ संस्कार ये दो अलग शब्द आ गए। तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब बहुत बार ऐसी गलतफहमी रहती है कि गर्भ संस्कार गर्भधारणा होने के बाद अभी प्रेगनेंसी रह गई है तो अभी संस्कार, जैसे आपने अभी कहा, अचानक से वो जो कुछ भी अभी तक कभी भी नहीं किया रहता, ऐसे चीज़ों के पीछे जो माँ है वो शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। तो ये फर्क जरा। तो बात ऐसी है कि गर्भ संस्कार ये अच्छी चीज़ है सब जगह जो आजकल चल रही है, लेकिन तत्व रूप से यदि देखा गया तो गर्भधारणा से पहले आपने तैयारी करना जरूरी है। आजकल क्या हुआ है, प्रेगनेंसी ये एक्सीडेंट हुआ है। ये संकल्प पूर्वक होने की चीज है। ये आपकी भविष्यकाल की जो है एफडी है, बुढ़ापे की लाठी आपकी, वो अच्छे से अच्छी बननी चाहिए। और आजकल क्या हुआ है कि पहले अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव ऐसा आशीर्वाद देते थे, फिर दो पुत्र हो गया,
फिर अभी क्या हुआ कि हम दो हमारे एक ही है, अभी डिंक तक आ गया। तो यदि आपको एक ही बच्चा चाहिए, ठीक है, काल के हिसाब से वो अनुरूप है, लेकिन वो अच्छे से अच्छा पैदा हुए, इसलिए आप क्या कोशिश करने वाले हैं? हम्म, लोग बोलते हैं हमने क्या कोशिश कर ली चाहिए, वो होता है। ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए सब वो समझाना पड़ता है। गर्भ संस्कार जो है ये गर्भधारणा होने के बाद करने की विधि है। एक्चुअली आपको 2 महीने के बाद ही पता लगता है कि गर्भधारणा हुई है। वही है, तो पहले confirmation। 2 महीने तो ऐसे ही चले गए आपके। तो तीसरे महीने से जो कुछ आप जो है चालू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई आप गर्भधारणा होने से पहले जो है 3 या 6 माह जो है आप चालू करिए तैयारी। क्योंकि हुआ ऐसा है, अभी एक बीच में एक साइंटिस्ट मिले थे मुझे, तो उन्होंने बोला कि सीडीसी ने एक डाटा पब्लिश किया है। सीडीसी यूएस का एक बहुत बड़ा जो है ये वैद्यकीय संस्था है, सेंटर ऑफ ड्रग रिसर्च बोल के। तो उन्होंने बोला है कि अमेरिका में जो भी नया बच्चा पैदा होता है जन्मजात, तो उसका कॉर्ड ब्लड जो है लेते स्टेम सेल प्रिजर्व करने के लिए। तो उसमें जो है 232 प्रकार के विष पाए जाते हैं। वो जो प्रिजर्व किया जाता है उसमें 232 प्रकार के विष पाए जाते हैं। उसने अभी सांस भी नहीं लिया है, तब तक 232 ऑलरेडी है। ऑलरेडी है। तो ये ऐसे कैसे अंदर गए? मतलब जो है माता से ही मिले उसे, प्लेसेंटल ट्रांसफर हो गए सब। सही बात। जो माताएं हैं उनका यदि उन्होंने स्तन्य परीक्षण किया, दूध चेक किया, तो 99% माताओं में डीडीडी पाया गया है दूध में। बाप रे। माता में वही तो पुतना होगी। वो जो खाना जो हमने शुरू में बात किया कि उसमें वही जो चीज जो है आज जो है पेस्टिसाइड्स। ये अमेरिका सबका दादा बोल के चल रहा है, लेकिन उसके जो अंदर वाले जो ये है चल रहे गड़बड़ी, वो हमें पता है क्या क्या चल रहा है। सब लोग बहुत ही टेंशन में है, क्या करें, इसका हल कैसे ढूंढे। उसका हल आयुर्वेद में है, उसका हल हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो शरीर शुद्धि की प्रक्रिया बोली गई है, तो यही चीज जो है ग्रंथ में बोली, सुश्रुत में बोली है, चरक में बोली है, वाग्भट में बोली है कि जिनको माँ बनना है, जिनको पिताजी बनना है, उन्होंने गर्भधारणा से पहले शरीर शुद्धि बहुत जरूरी है। इसमें जो है कि स्नेहन स्वेदन पूर्वक विरेचन करने के लिए बोला है, अनुवासन बस्ती और ये निरोग बस्ती लेने के लिए बोला है। और कभी कभी जो है कि किसी लोगों में वमन भी कराते हैं। मतलब ये सब आप जो बोल रहे हैं ये पंचकर्म की नाम है, मतलब वमन, विरेचन, अनुवासन, जो कुछ भी बस्ती आप जो उपक्रम बोल रहे हैं ये पंचकर्म इसमें यूजफुल है बीज शुद्धि में। तो इसके लिए एक रिसर्च में आपको बोलता हूँ। एक हमारे फ्रेंड हैं, यूएस से बिलोंग करते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं। उन्होंने पंचकर्म के ऊपर पीएचडी किया है। अच्छा। और वो जो है खुद एमडी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, लेकिन उन्होंने पंचकर्म के ऊपर पीएचडी किया है। तो उन्होंने ऐसा ग्रुप लिए, ऐसे 4 प्रकार के ग्रुप किए। प्योर पंचकर्म, प्योर रसायन, प्योर पंचकर्म सीडो रसायन, सीडो पंचकर्म प्योर रसायन, सीडो पंचकर्म सीडो रसायन। अच्छा। 4 अलग अलग ऐसे। और जो उसमें सम्मिलित हुए वो सभी लोगों की उन्होंने खून की जांच की। तो खून के जांच में उन्होंने पाया कि कम से कम 400 से 500 प्रकार के विष उनके खून में दौड़ रहे हैं। अभी जो रसायन चीज आपने बोली तो उसमें पंचकर्म मतलब शरीर शुद्धि करके रसायन सेवन, रसायन वाली जो दवाइयां रहती है, च्यवनप्राश उसके बाद में लेते हैं। तो ये जो है कि पहला उन्होंने तय किया कि भाई पहला इनका खून चेक करेंगे, पंचकर्म की व्याप्ति कहाँ तक है। हम बोलते हैं ये शरीर शुद्ध करता है, तो क्या सच्ची शुद्ध करता है या सिर्फ उल्टी कराता है, दस्त कराता है। तो उन्होंने ये सब किया। तो उसके बाद में ये प्योर पंचकर्म, प्योर रसायन वाले ग्रुप, ये सब आफ्टर रिजल्ट उन्होंने सब लिए। तो पता ऐसा लगा कि जिन्होंने सीडो पंचकर्म और सीडो रसायन लिया है, मतलब सिर्फ पानी पिया है, पानी से उनको उल्टी किया है, और सिर्फ उनको जो है च्यवनप्राश जैसा दूसरा कुछ ऐसा दिया है कैप्सूल, तो उनको कुछ बदलाव नहीं आया है। लेकिन जिन्होंने प्योर पंचकर्म और प्योर रसायन लिया, तो उनके खून में एक भी विष मौजूद नहीं था, जो कि पहले 100 से भी ज्यादा थे, 400 से ज्यादा, 400 से ज्यादा थे। तो ये सब चीजें, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है।
WWF बोल के एक कंपनी, वर्ल्ड वाइड फंड, उन्होंने बीच में ऐसा एक कॉन्फ्रेंस लिया था, शायद वियन्ना में। पूरे यूरोप के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कॉन्फ्रेंस लिया था 2 दिन का, अच्छा, और उनका सबका खून चेक किया। जो स्वास्थ्य मंत्री है स्वास्थ्य उनका? मंत्री है उनका ही खून चेक किया, तो हर एक के खून में जो है 100-200 केमिकल पाए गए। जो अनावश्यक है। अरे खुद तकलीफदायक। स्वास्थ्य मंत्री के खून में यदि अनावश्यक तत्व है तो बाकी जनता के खून में क्या कितना रहेगी? तो उनको बाहर कैसे निकाले? इनका गुरुकिल्ली उनके पास नहीं है, वो गुरुकिल्ली आयुर्वेद के पास है। पंचकर्म। डिटॉक्सिफाई, तो आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बोलो, हमें कुछ ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारे पवार सर जो बोलते हैं कि पंचकर्म इज अ माइक्रो ऑपरेटिव प्रोसीजर। ओके। ये सेल्युलर लेवल पे जाके वहाँ का भी गंदा सब चीज बाहर निकालता है। और यदि आपने बराबर ये शरीर शुद्धि किया तो शरीर शुद्धि के कारण जो है आपका ये शरीर ताजो तवाना बन जाएगा, तरोताजा बन जाएगा, आपके धातु और अच्छे बनेंगे। तो आपके धातु और अच्छे बने इसलिए हम कुछ बाकायदा उनको कुछ चीजें जो है बोलते हैं। जिसे रसायन कहेंगे, नहीं, वाजीकरण। पहला खाना, खाने में से। आप जो है विषमुक्त सेंद्रिय अन्न खाओ। सही बात है, मतलब पहले टॉक्सिन निकाले हैं तो वापस टॉक्सिन सेवन मत करो। आज जो हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं भगवान जाने, क्या दूध पी रहे हैं भगवान जाने। 68% मिल्क इन इंडिया इज अडल्टरेटेड। अच्छा। खराब है, दूध ही खराब है, क्या बोलूं दूध पीने के लिए। यथा देव मनुष्याणम तथा मनुष्याणम विवाह, जैसे भगवान के लिए अमृत है वैसे मानव के लिए ये जो है दूध है गाय का, लेकिन ये दूध ही भ्रष्ट यदि है तो वो जाके रसायन काम कैसा करेगा। लेकिन हम बोलते हैं भाई आपको ये करना है तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, जब ये सब ढूंढोगे तब मेरे पास आओ, तब तक नहीं आए तो भी चलेगा। तो ये रिक्विजिट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम उनको सब बता वगैरह भी देते हैं, यहाँ यह सब मिलता है, वो आप खाना खाओ, क्योंकि जो आपको करना है वो बहुत बड़ा काम है, आप एक ही बार करने वाले हो। भाई आपने थोड़ा लेट किया तो भी चलेगा, दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया है आजकल कि सारा शादी लेट हो रही है। करियर ओरिएंटेशन या फिर जो कुछ भी चीजें जॉब उसमें है, कारण बाहर है, जॉब जाते है। हैं, तो उनका शादी का स्टार्टिंग जो है 30-35 में जब होता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी का तो विचार आता है। वो भी चीज जो है हमने उसके ऊपर हेतु में डाली है कि लेट एज मैरिज इज द मेन कॉज ऑफ ऑटिज्म। बच्चे ऑटिस्टिक पैदा हो रहे तो उनको पहला एनामोल स्कैन करने के लिए लगाते, कंपल्सरी कराते, क्योंकि ये होता ही है। तो ये जो सब चीज चल रही है कि आजकल ये सब लोग उनको बहुत ही ऐसा आश्वस्त करते हैं, आप कितने भी उम्र के हो आपको बच्चा हो जाएगा, डरो मत। ये सब ट्रीटमेंट वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करके हार्मोन्स देते हैं, भाई आप सरोगसी करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ये सब गड़बड़ पैदा करेगी। आगे जाके जो होने वाली पीढ़ी है उसमें खराबी पक्का आने वाली है। मतलब इसमें से एक भाव निर्माण होने की जरूरत है सब लोगों के दिल में कि आप बच्चे को जन्म देने वाले हो तो वो कितना बड़ा आपकी जिम्मेदारी है, उसके तरफ आपने कैसे देखना चाहिए। और अभी आपने जैसे उदाहरण दिए अमेरिका, यूरोप, जहाँ पे ऑलरेडी ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में है, तो ऐसे सभी देशों के लिए भी अगर सॉल्यूशन कहीं मिलने वाला है तो ये बीज शुद्धि के बारे में वो तो बिल्कुल आयुर्वेद में ही मिलने वाला है। अभी जस्ट आपने एक जिक्र किया तो मैं बोलते बोलते एक मुद्दा आपको मैं बोलता हूँ कि आजकल जो मेडिसिन जो खा रहे लोग आजकल, वो उनको पता नहीं है कि इनका आगे जाके आपकी बीज के ऊपर क्या बुरा असर होने वाला है। थैलिडोमाइड बोल के एक दवा थी, एक जर्मन कंपनी की दवाई थी, वो गर्भिणी छर्दी के ऊपर उन्होंने बनाई थी, जो पहले 3 मास में उल्टी होती है ज़्यादा मात्रा में, वो कम करने का दवाई प्रेगनेंसी था। इंड्यूस्ड जिसे बोले, हाँ बोलिए जाता है, मॉर्निंग सिकनेस उसे बोलते हैं। तो बहुत अच्छा काम किया दवाई ने, वो अमेरिका में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बेची गई। और 1 साल बाद जो है कि धड़ाधड़ ऐसे न्यूज़ आने लगे, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। हाथ और पैर यहाँ से आए नहीं है, ये कंडीशन उसको बोलते हैं फोकोमेलिया। अच्छा। तो ऐसे बच्चे पैदा हुए, ऐसे 10,000 बच्चे पैदा हुए। फिर पता लगा कि दिस इज द कॉज, ये कंपनी का दवा इसके कारण ऐसा हुआ। फिर उसने जो है वो दवाई जो है बंद की, उसको बैन किया। फिर कंपनी को ये जो है सजा सुनाई कि इन बच्चों का लालन पालन अब जिंदगी भर आप करोगे। तो
ये एग्जाम्पल हमें क्या सीख दे रहा है कि जो कुछ भी केमिकल जो है दवाइयाँ हैं उनका ओवर यूज़ हो रहा है, खाने से केमिकल जा रहे हैं, तो ये सब एनवायरनमेंट फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है, वो बाकी सब चीज़ें हैं जो तकलीफ दे रही है, जो बीज को दुष्ट कर रही है, बीज दुष्टि निर्माण कर रही है। बिल्कुल तो सही। ये जो हमारा चर्चा है ये बहुत लेंथ वाला है, तो हम ऐसा करेंगे कि ये पहला जो एपिसोड है, पहला जो इसका भाग है, यहाँ पे हम खंडित करेंगे और इसके बारे में थोड़ा अधिक जानने की कोशिश अगले भाग में करेंगे। बिल्कुल तो दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। शायद बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं कि जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी दिखाया जाता है वो बहुत सही है और उसको फॉलो करते हैं। जैसे अभी सर ने बोला कॉस्मेटिक्स है, जो दवाइयाँ हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, ये सब हमें अच्छी ही लगती है क्योंकि बहुत सारे लोग वो फॉलो करते हैं। सब फॉलो कर रहे हैं इसलिए वो अच्छा है ऐसा नहीं है। इसके बारे में सोचने के लिए ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जिम्मेदारी के साथ माँ बाप बनना चाहते हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स है, जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि अच्छा सुसंस्कारित, अच्छा शरीर वाला, अच्छा मन वाला बच्चा पैदा हो, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, वो है बीज शुद्धि। उसके बारे में और भी जानकारी आपके लिए लेके आने वाले हैं अगले भाग में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।